साथियों, आज 21वीं सदी है। आज दुनिया ने काफ़ी विकास कर लिया है। हमारे हाथ में मोबाइल है, हम हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं। साथियों, आज इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। फिर भी साथियों, ये पुरातन समय की जो जातिगत बातें हैं, जातिगत व्यवस्थाएं हैं, जो जातिगत लेख हैं, इन सब को कुदेरा जाता है और इस कुरेदने पर आज से 5000, 4000 और 10,000 साल की बातें बताकर लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है। साथियों, लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक दलों ने इन लोगों को, भारत के निवासियों को जातियों में बांटकर, समूह बनाकर अपने वोटों के लालच में, सत्ता के लालच में बांटने का खेल शुरू कर दिया है। इसलिए साथियों, आज हम इतिहास के पन्नों से और वर्तमान स्थितियों से इस जातियों की बात करेंगे। साथियों, अति प्राचीन किताबों में लिखी गई बातें सही हो, सत्य हो, यह जरूरी नहीं है। असत्य भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उस प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वहां पर लिखी गई हो। लेकिन आज हजारों साल बाद इंसान बदल गया, व्यवस्था बदल गई। आज साथियों, इंसान ने बहुत कुछ हासिल किया है इस विज्ञान के कारण। तो साथियों, इस पर खुले दिमाग से और सभी साक्ष्य और स्रोत के साथ विचार विमर्श किया जाए तो निश्चित ही कम से कम ये समझ तो बढ़ेगी कि सबसे जरूरी है वो भारतीयता, जो सदियों से चली आ रही परंपरा की पोषक है। साथियों, भारत पिछले सैकड़ों सालों से गुलाम रहा। 1947 में आजादी मिली और भारत पिछले सैकड़ों सालों से दीनहीन भी रहा। इसके बारे में अब लोग जानना नहीं चाहते कि गुलामी के सैकड़ों सालों में क्या क्या हुआ, जिसके परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। वर्तमान को जानकर लगता है कि हमने शायद अतीत से कोई सीख नहीं ली है। साथियों, लंबे समय तक असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे लोगों के समूह को भी प्राचीन काल में नाम दिए गए, जिन्हें एक तरीके से जाति समझा गया। ऐसे समूह, ऐसे लोग स्वयं जंगलों में बस्तियों से दूर छिपकर रहते थे ताकि इन लोगों पर नजर न पड़े और ये अपना काम करते रहे। साथियों, ये लोग अधिकतर अपने निवास बदलते रहते थे। साथियों, इन्हीं प्राचीन किताबों में एक नाम आता है चांडाल का। लोग इसको गाली के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि चांडाल कहीं का। साथियों, चांडाल भारत में व्यक्तियों का ऐसा वर्ग है जिसे सामान्यतया अगर इस समूह को जातीयता से समझें तो यह जाति से बाहर तथा अछूत माना जाता था। इसे शमशान पाल, डोम, अंतवासी, थाप, शमशान कर्मी, अंत्यज, चांडालिनी, पुक्कस, गवासन, चूड़ा, दीवा कीर्ति, मातंग, सुरपच आदि इन नामों से आप किताबों में पढ़ सकते हैं। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध के विषय में आप जानते होंगे। इनकी पुस्तक है सुत्त निपात और इस सुत्त निपात में इसमें भी चांडाल का जिक्र मिलता है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है, खत्तिये ब्राह्मणे वैश्ये शुद्ध चंडाल पुक्क से न किंचि परिवज्जेति।
सभ्यमेवाभिमदति, अर्थात मृतराज, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और चंडाल, ये किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको कुचल डालता है। साथियों, इस सुत्त निपात में भगवान बुद्ध ने चांडाल वर्ण की व्यवस्था को सबसे निचली 5वां वर्ण बताया है। साथियों, लोग कहते हैं कि जो प्राचीन विधि संहिता है मनुस्मृति, उसके अनुसार इस चांडाल वर्ग का उदय एक ब्राह्मण महिला और एक शूद्र पुरुष से मिलाप से हुआ था। कुछ विद्वानों का यह भी तर्क है कि नाम सूत्र की उत्पत्ति बिहार की राजमहल पहाड़ियों में निवास करने वाली एक आदिम जनजाति से हुई है। साथियों, इन बातों का आज कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपको विवाद करना हो तो फिर आप इन पुरानी किताबों से विवाद करते हैं और करते रहें। इससे केवल आप एक विवाद ही पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम बातों का कोई अर्थ नहीं है। साथियों, जहां तक शूद्रों की बात है तो शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें शूद्रों को विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न बताया गया है। यजुर्वेद में शूद्रों की उपमा समाज रूपी शरीर के पैरों से दी गई है, इसलिए कुछ लोग इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किसी मानव के विभिन्न अंगों से किसी व्यक्ति को पैदा नहीं किया जा सकता। तो साथियों, हम समझ सकते हैं कि ग्रंथों की ये बातें काल्पनिक हो सकती हैं। इन पर बहुत ज्यादा विचार करने की और विवाद करने की आज 21वीं सदी में न तो कोई आवश्यकता है और न ही इसका कोई उपयोग है। साथियों, इस चांडाल शब्द का उपयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी नैराश्य में इस प्रकार किया है। उसमें शब्द आता है चांडाल कहीं का, उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। साथियों, यह हिंदी समाज की लोकोक्तियां तथा कहावतों में चांडाल चौकड़ी का प्रयोग काफी होता है। साथियों, एक लेखक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने लिखा है कि मुसलमान आगमों के इनके आगमन कर अव्यवहित पूर्व काल में डोम, हांडी या हलखोर इत्यादि जातियां काफी संपन्न और शक्तिशाली थी। भारत में 10वीं सदी में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। हिंदू डर और अत्याचार के वजह से इस्लाम धर्म स्वीकार करते चले गए। उन्हीं के वंशज आज भारत में मुस्लिम आबादी है। जिन लोगों ने मरना स्वीकार कर लिया उन्हें काट डाला गया और उनके असहाय परिजनों को इस्लाम कबूल नहीं करने की सजा के तौर पर अपमानित करने के लिए गंदे कार्य में ढकेल दिया गया। वही लोग भंगी, वैश्य, वैश्वार, बीज गुजर यानी बग्गुजर, भदौरिया, बिसेन, सोब, बुंदेलिया, चंदेल, चौहान, नादो, यदुवंशी, कचवाहा, किनवार ठाकुर, बैस, भोजपुरी राउत, गाजीपुरी राउत, गहलौता, मेहतर, हलालखोर, हलाल खरिया, चूहड़, गाजीपुरी राउत, दीनापुरी राउत, टांक, गहलोत, चंदेल, टिप्पणी आदि कहलाए। साथियों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आप जानते होंगे। वो लिखते हैं कि अनुसूचित जातियां उन्हीं ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज हैं। प्रख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर ने अनेक वर्षों के शोध के बाद पाया कि जिन्हें भंगी, मेहतर आदि कहा गया है वे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। स्टेनले राइस ने अपने पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड द केयर ओरिजिन्स में यह भी लिखा है
कि अछूत माने जाने वाली जातियों में प्राय वे जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी और उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। साथियों, गाजीपुर के श्री देवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने सन 1925 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम पतित प्रभाकर अर्थात मेहतर जाति का इतिहास था। इस छोटी सी पुस्तक में भंगी, मेहतर, हलालखोर, चूहड़ आदि नामों से जाने गए लोगों की किस्में दी गई हैं। इसमें एक खास बात यह है कि किसी साहित्यकार ने इन जातियों के साथ हाड़ी, डोम, चंडाल और बथिर का जिक्र नहीं किया है। मतलब साफ है कि भारत में 10वीं शताब्दी में केवल 1% अछूत जाति के जो लोग थे वो कोई और नहीं, हाड़ी, डोम, चंडाल और बधिर जाति के लोग ही थे। साथियों, अगर आप व्यवहार में देखें तो राजस्थान में दलितों में एक जाति होती है बेड़िया। इनका पुश्तैनी काम होता है अपने परिवार की महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाना। बेड़िया लड़कियां वेश्यावृत्ति अपनी मां से सीखती हैं, उनकी मां अपनी नानी से, और ये क्रम सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। बेड़िया समाज से हिंदुओं की कोई जाति रोटी बेटी का संबंध नहीं रखती, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी बेटी को अगले दिन से कोठे पर बिठा दिया जाएगा और उसके बेड़िया पति, ससुर और देवर बाजार में उनकी बेटी का रेट लगाने लगेंगे। साथियों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब ताजमहल बन रहा था तो शाहजहां के किसी हिंदू सलाहकार ने सलाह दी कि बेड़िया जाति की महिलाएं मजदूरों को ताजमहल का काम पूरा होने तक रोके रख सकती हैं। साथियों, फिर क्या था, दिन ढलते ही राजमिस्त्री और मजदूर किसी न किसी बेड़िया दलित परिवार में जाकर उनकी महिलाओं से हमबिस्तर होते थे और अपनी थकान मिटाते थे। साथियों, मध्य प्रदेश में भी बेड़िया के जैसी वेश्यावृत्ति के काम करने वाली एक और दलित जाति है जिसको कहते हैं बांछड़ा। ये जाति मध्य प्रदेश के कई जगहों पर पाई जाती है। माता पिता अपनी बेटियों को 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही देह व्यापार में लगा देते हैं। साथियों, इसी तरह कंजर जाति भी वेश्यावृत्ति करने वाली एक और जाति है। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द काननचर शब्द से हुई है। कंजर शब्द बाद में गाली भी बन गया, जिसका अर्थ हो गया जंगली, असभ्य, संस्कारों की कमी वाले लोग। साथियों, इसी प्रकार से एक पिंडारी ब्रिटिश समय में भी एक आपराधिक जाति थी और हिंदू समाज से बहिष्कृत थी। पिंडारियों को खत्म करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को जाता है। ये अपराधी जातियां कुछ काम नहीं करती थी, दूसरे का हिस्सा लूटकर जीवन यापन करना ही इनका पेशा था। इनकी कार्यशैली सबसे बीभत्स थी। ये लूटपाट के बाद लोगों की हत्या भी कर देते थे ताकि इनका कोई सुराग सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंच पाए। साथियों, आप सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में एक दलित जाति है जिसको बावरिया कहते हैं। यह जाति भी ब्रिटिश सरकार के समय से आपराधिक जाति है। यह अपहरण, फिरौती, हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार आदि जैसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। इस जाति का मुख्य कार्यस्थल सुनसान जगह या बीहड़ है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भी ये जाति अपनी लूटपाट भी करती है। ये सड़कों पर कीले बिछा देते हैं, उसके बाद कोई बस या कार पंचर टायर होने की वजह से आगे जाके रुकती है तो यात्रियों को बंधक बना के लूटते हैं और महिलाओं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। किसी पुरुष ने अगर रोकना चाहा तो उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों, ये सब हमारी कथा कहने का केवल एक ही मकसद था कि जातियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था, जातियों के लिए कोई किताब नहीं लिखी गई थी। इस पूरे भारत में कुछ ऐसे समूह थे, कुछ ऐसे संगठन थे जो इस प्रकार के असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते थे। इसलिए ये प्रायः सभ्य और शिक्षित समाज को छोड़कर जंगलों में इधर उधर छिप करके बाहर रहते थे और अपना जो असामाजिक कार्य था उसको पेशे की तरह इस्तेमाल करते थे।
साथियों, यही दूरी रही जिसके कारण इन समूहों को एक नाम से संबोधित किया गया जिसे जाति कहा गया। इसी प्रकार से इन जातियों की उत्पत्ति हुई। हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे समूह हुए जिन्होंने समाज के नियम स्वीकार नहीं किए। ये ऐसे काम करते थे जिन्हें अनैतिक और असामाजिक माना जाता था। इन्हें ही कुछ नामों से संबोधित कर दिया गया जिसको जातियां कहा गया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको परिस्थितियों ने मजबूर किया कि वो अनैतिक और असामाजिक कार्य करें। लेकिन साथियों, आज लोकतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, हम इंसानों ने काफी प्रगति की है। इसीलिए इन सब बातों के कुरेदने का कोई लाभ नहीं है और न ही जनहित में है। साथियों, समाज का शैक्षिक आर्थिक विकास हो, इसी दृष्टि के साथ विकास का सारा लाभ जन जन तक पहुंचे, यही भावना हो और यही एकता की भावना भारत की सभ्यता को मजबूत करेगा। साथियों, किसी को छोटा बड़ा न समझें, उसे जातियों में विभाजित न करें। हम सब की एक ही जाति है, वो है हम सब भारतीय हैं और हमारी सभ्यता हिंदू है। हम सब हिंदकुश पर्वत की श्रृंखलाओं से उत्पन्न हुए मनुष्य हैं। इसलिए आपस में प्यार और भाईचारा बनाए रखें, एकता बनाए रखें और इस विकास यात्रा का लाभ सबको मिले। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।